नमस्कार प्यारे मित्रों, हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपने-अपने तैयारी में जुटे हुए होंगे। तो आइए हम यूथ प्रैक्टिस सेट नेट जेआरएफ के लिए हम पहले प्रश्नोत्तरी में लगभग 25 क्वेश्चन कर लिए थे। आज उसके आगे हम देखते हैं, लगभग आज हम एक सॉल्व पेपर खत्म कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, हम शुरू करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी। तो आप लोगों के अंदर जोश और उत्साह के साथ जुट जाइए। इस बार जेआरएफ फोड़ देना है, क्योंकि वो आप लोगों से बढ़कर नहीं है। तो चलिए उसी के सिलसिले में हम एक शेर पढ़ते हैं। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, कौओं के टोकने से चील रुका नहीं करती। कहने का मतलब है कि अगर आपको कामयाब बनना है तो अपने केवल और केवल अपने मंजिल, अपने लक्ष्य पर फोकस रखो, क्योंकि छोटे मोटे लोग तो आप में बाधाएं पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं। उन सब चीजों पर आप ध्यान न दें और अपनी तैयारी में निरंतर जुटे रहें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं, हम 25 क्वेश्चन तक कर लिए थे, 26वां क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? एक और द्रोणाचार में द्रोणाचार के कथन हैं, यानी एक और द्रोणाचार में द्रोणाचार के कथन हैं। ऑप्शन एक ए, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई। ऑप्शन बी, राजकीय अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा। ऑप्शन सी, व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी। ऑप्शन डी, याद है जब तुमने विरोध किया, भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया, इसलिए विरोध मत करो। ऑप्शन डी है। अब आगे देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए केवल ए बी, ऑप्शन बी केवल ए सी, ऑप्शन डी केवल बी सी, ऑप्शन सी केवल बी सी। तो ऑप्शन ए यानी ए और बी क्या कह रहे हैं? एक और द्रोणाचार में द्रोणाचार के कथन है, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई। बी, राजकीय अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। एक और द्रोणाचार में द्रोणाचार के कथन है, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई तथा राजकीय अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा। एक और द्रोणाचार नाटक के लेखक शंकर शेष हैं। एक और द्रोणाचार नाटक के लेखक शंकर शेष हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिसोवा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु हैं? पूछ रहा है, बिसोवा खेचर के गुरु का नाम पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए है दादू दयाल हैं, ऑप्शन बी सुंदर दास हैं, ऑप्शन सी नामदेव हैं, ऑप्शन डी मलुक दास हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी हमारा नामदेव। आगे व्याख्या देखते हैं। बिसोवा खेचर का खेचरनाथ नामदेव के गुरु थे। नामदेव महाराष्ट्र के भक्त संत कवि हैं। यह जात के दर्जी थे। क्या थे? जात के दर्जी थे। इन्होंने मराठी में अभंग, जात के क्या थे? दर्जी थे। क्या थे? जात के दर्जी थे, यानी क्या थे? दर्जी थे। इन्होंने मराठी में अभंग नामक छंद का प्रवर्तन किया। इनके द्वारा रचित पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, जबकि दादू दयाल के गुरु वृद्ध भगवान तथा मलूक दास के गुरु पुरुषोत्तम एवं सुंदर दास के गुरु दादू दयाल थे। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे दो कथन दिए गए हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में अभिकथन। पहला कथन है जिसे अभिकथन कहते हैं, ए, स्त्री पुरुष में अधिकारों की संभावना संभव नहीं है। आर यानी कारण आ रहा है, क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना से भिन्नता है, यानी स्त्री और पुरुष की जैविक संरचना में यानी शारीरिक बनावट में भिन्नता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए
विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। डी, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। क्योंकि इसमें हमारा ऑप्शन डी है, ए सही नहीं है परंतु आर सही, यानी क्या कह रहा है, स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं। ये तो बात गलत है भाई, स्त्री और पुरुष के जो अधिकार हैं बराबर होने चाहिए, क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना में भिन्नता होती है। अगर जैविक संरचना में या शारीरिक बनावट में स्त्री पुरुष से भिन्न है तो आप उसका जो है अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, यानी द राइट आंसर डी, ए सही नहीं है, आर सही है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है? ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है? ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी लल्लूलाल, ऑप्शन सी विठलनाथ, ऑप्शन डी नाभादास। इज द राइट आंसर बी लल्लूलाल। व्याख्या देखते हैं। ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभा विलास लल्लूलाल की रचना है। लल्लूलाल कृत राजनीतिक माधव विलास तथा लाल चंद्रिका ब्रजभाषा में। लल्लूलाल के 3 ग्रंथ जो ब्रजभाषा में है, एक राजनीत है, दूसरा माधव विलास है, तीसरा लाल चंद्रिका ब्रजभाषा में। इनकी शेष रचनाएं जो है खड़ी बोली में है। आइए उनको देखते हैं। सिंहासन बतीसी 1801 ईस्वी में, बेताल पचीसी 1801 ईस्वी में, शकुंतला नाटक 1810 ईस्वी में, माधवनल 1801 ईस्वी में, प्रेम सागर ब्रजभाषा व्याकरण 1811 ईस्वी में। तो आइए आगे चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? पहला विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, सत्य हरिश्चंद्र, सती प्रताप। क्या कहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना भारतेंदु की अनुदित नहीं है, यानी अनुदित नहीं है, तो ऑप्शन डी सती प्रताप, यह जो है इनका मौलिक रचना है। आइए व्याख्या देखते हैं। सती प्रताप भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है, यह भारतेंदु की मौलिक रचना है। भारतेंदु की मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या 17 है जो निम्नलिखित हैं, यानी कुल मिलाकर भारतेंदु ने मौलिक और अनुदित मिलाकर कुल 17 नाटकों की रचना की। तो आइए हम देखते हैं मौलिक रचनाएं। वैदिक हिंसा हिंसा न भवत 1873 ईस्वी में, विशस विस्मोधनम 1876 ईस्वी में, प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी में, चंद्रावली 1876 ईस्वी में, भारत दुर्सा 1880 ईस्वी में, नील देवी 1881 ईस्वी में, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में। तो आइए उनकी अनुदित रचनाएं देखते हैं। जो किसी भी रचनाओं जो दूसरी रचनाओं का अनुवाद करके इन्होंने लिखा हुआ है। तो आइए हम देखते हैं। रत्नावली 1868 ईस्वी में, विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में, पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी में, धनंजय विजय 1873 ईस्वी में, मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी में, दुर्लभ बंद 1880 ईस्वी में, कपूर मंदिर 1875 ईस्वी में, सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी में, भारत जननी 1877 ईस्वी में। कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी रचनाओं आप याद कर लीजिए, क्योंकि इन रचनाओं का क्रमांक हमको मिलाने को दे देता है कि पहले 4 ऑप्शन इनकी 4 रचनाएं इनकी देंगे, 4 रचनाओं का सम देगा, कहेगा कि इनका मिलान कीजिए। ये क्वेश्चन लगभग 5 से 7 क्वेश्चन मिलान पर आते हैं। अभी हम एक वीडियो कवियों के क्रम पर लेकर आएंगे। आदिकाल में कवियों का क्रम, भक्ति काल में, रीत काल में, पत्रिकाओं पर देखेंगे, संप्रदाय पर देखेंगे। इन सब चीजों पर हम आप लोगों का वीडियो पहुंचाएंगे। तो आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ऑप्शन बी इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। ऑप्शन सी पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सौमनस्यपूर्ण है। ऑप्शन डी शेखर एक जमना विद्रोही है, यानी जन्मजात विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल ए बी, ऑप्शन बी केवल बी सी, ऑप्शन बी ऑप्शन सी केवल बी डी, ऑप्शन डी केवल ए डी। उत्तर हमारा बी और डी यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है कि हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है? बिल्कुल नहीं, हिंदी का प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास नहीं है। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। शेखर एक जन्मना विद्रोही पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सौमनस्यपूर्ण है? बिल्कुल नहीं। शेखर एक जन्मना विद्रोही है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का विपरीत है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। तो यानी इधर राइट आंसर हमारा सी हुआ। आइए व्याख्या देखते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषता है। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है तथा शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का विपरीत है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ हैं। यह उपन्यास 2 भागों में विभक्त है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र शेखर हैं, शशि हैं, सरस्वती हैं, शारदा हैं, रामेश्वर हैं, बाबा मदन सिंह। तो एक कुछ लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन पात्रों के विषय में मिल जाएंगे। शेखर एक जूनी उपन्यास के पात्र पूछ लेगा जिसमें से शेखर है, शशि है, सरस्वती है, शारदा है, रामेश्वर है, बाबा मदन सिंह है। तो आइए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? क्या पूछ रहा है? मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन है किसान है, दूसरा ऑप्शन विकट भट्ट है, तीसरा ऑप्शन केसों की कथा है, चौथा ऑप्शन राष्ट्र भारती है। तो क्या कह रहा है कि निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? तो राष्ट्र भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। इसमें किसान भी है, विकट भट्ट भी है, केसों की कथा भी है। राष्ट्र भारती इनकी रचना नहीं है। आइए देखते हैं राष्ट्र भारती किसकी रचना है। राष्ट्र भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। राष्ट्र भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। राष्ट्र भारती कृत के लेखक श्री कृष्ण सरल हैं। राष्ट्र भारती के लेखक कौन है? श्री कृष्ण सरल हैं। जबकि किसान, विकट भट्ट, केसों की कथा, रंग में भंग, जयद्रथ वध, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया आदि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। तो हम व्याख्या देख लिए। आइए हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है? सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मालती, आकाशदीप। सूची 1 में मालती, वजीरा सिंह, बुद्धगुप्त, लाल मोहर। सूची 2 में आकाशदीप कहानियों का नाम है। तीसरी कसम, उसने कहा, गैग्रीन। तो ऑप्शन ए मालती और महेश्वर जो है गैग्रीन कहानी के हैं। मालती गैग्रीन हो गई। वजीरा सिंह उसने कहा था। उसके बाद बुद्धगुप्त, आकाशदीप बुद्धगुप्त कहानी के सबसे चर्चित पात्र बुद्धगुप्त और चंपा हैं। लाल मोहर कहानी जो है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम की। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम में अन्य पात्र भी हैं जिसमें हीरामन है, हीराबाई है, धुनीराम है, पलटदास है, लाल मोहर है। उसने कहा था कहानी के पात्र हैं वजीरा सिंह हैं, बोधा सिंह हैं, लाहना सिंह हैं। गैग्रीन कहानी क्या है? इसमें लेखक स्वयं मालती हैं और महेश्वर हैं, पति पत्नी है। इसमें एक लेखक स्वयं है और इसका एक 2 वर्ष पुत्र है। इसके बाद 3 कहानियां आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद की है जिसमें बुद्धगुप्त और चंपा, दस्यु ये सब इस कहानी के पात्र हैं। आइए आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भला हुआ जू मारिया बहरी महारा कंतु लज्जेजम तू वयसिनो जय भागा घर इंद का तात्पर्य है। यह पहले तो यह जो है पुष्पदंत की रचना का पंक्तियां हैं। तो आइए हम देखते हैं।
ऑप्शन ए, हे बहना, अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया। ऑप्शन बी, अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वह मारे जाने लायक भी नहीं था। ऑप्शन सी, उसके मारे जाने से देश का भला ही हुआ। ऑप्शन डी, हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। इस कहने का तात्पर्य है कि भला हुआ जो मारिया बहड़ महारा कंतु लज्जेजम तु वयासिनम जय भागा घर इंद। तो हे बहन, अच्छा हुआ जो मेरा पति मारा गया था। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है और डी, हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। यानी इस पहेली का सही उत्तर है, या अमीर खुसरो की पहेली है। पहला ऑप्शन है अरहर है, दूसरा ऑप्शन है उड़द है, तीसरा ऑप्शन है मूंग है, चौथा ऑप्शन है मसूर है। तो पहला ऑप्शन ए जो है राइट आंसर अरहर है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़कर चली जेठ के संग। उक्त पहेली का सही उत्तर अरहर है। यहाँ कवि ने अरहर के पेड़ एवं बीज का बहुत ही मनोरम चित्रण अपने शब्दों के माध्यम से किया है तथा 11 महीनों को 11 देवर के रूप में चित्रित किया है, क्योंकि अरहर की फसल वार्षिक होती है जो गर्मियों के ज्येष्ठ माह में काटी जाती है। हिंदी में कुल 12 महीने हैं, आप उनके नाम बताइए। चैत, आषाढ़, सावन, चैत आषाढ़, चैत, बैशाख, आषाढ़, सावन, भादौ, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन। कुल 12 हो गए। आइए आगे हम देखते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक में क्या है? शकुन है, महामाया है, पार्वती है, हलीमा है। सूची दो में क्या है? सौदागर सिंह है, राम बोला है, बंटी है, अघोर भैरव है। तो इधर आप ऑप्शन देखते हैं। ए में बी सी डी, इधर ऑप्शन क्या है? इस बार आंसर ए सही है, यानी शकुन, बंटी, शकुन और बंटी माँ बेटी हैं। यह आपका बंटी उपन्यास से लिया गया है जिसकी लेखक मन्नू भंडारी हैं। महामाया और अघोर भैरव, महामाया अघोर भैरव, इसका शकुन और बंटी हो गई। महामाया अघोर भैरव हो गए। पार्वती राम बोला क्योंकि ये मानस के हंस का है। हलीमा और सौदागर सिंह। तो आइए देखते हैं। शकुन और बंटी से सुमेलित है, महामाया और अघोर भैरव से सुमेलित है, पार्वती रामबोला से सुमेलित है, हालिमा सौदागर सिंह से सुमेलित है। आइए हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अग, निम्नलिखित में से अज्ञेय की रचनाएं हैं। अज्ञेय की रचनाओं के विषय में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन आंगन के पार द्वार बिल्कुल है। दूसरा ऑप्शन इतने पास अपने बिल्कुल नहीं। तीसरा ऑप्शन नदी की बांक पर छाया बिल्कुल है। डी कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां बिल्कुल नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ए और नदी की बांक पर छाया, यानी ए और सी किस ऑप्शन में है? ए और सी इज राइट ऑप्शन डी। तो व्याख्या देखते हैं। आंगन के पार द्वार 1961 में तथा नदी की बांक पर छाया 1981 ईस्वी में अज्ञेय की रचनाएं हैं। अज्ञेय प्रयोगवादी कवि हैं। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य संग्रह हैं भग्नदूत 1933 ईस्वी में, चिंता 1942 ईस्वी में, इत्तलम 1946 ईस्वी में, हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी में, बावरा हेरी 1954 ईस्वी में, इंद्रधनुष रौदे हुई 1957 ईस्वी में, अरि ओ करुणा प्रभामय 1959 ईस्वी में, अपूर्वा 1965 ईस्वी में, कितनी नाव में कितनी बार 1967 ईस्वी में आदि। जबकि इतना अपने पास 1980 ईस्वी में काव्य संग्रह के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह हैं। इसके बाद तथा कुछ पते
कुछ पते कुछ चिट्ठियां 1989 ईस्वी में काव्य संग्रह के लेखक रघुवीर सहाय हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही कथन है, अभिकथन ए और अभिकथन कारण आर, इन दोनों में जैसे देखते हैं नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में अभिकथित है यानी लिखित है। तो आइए हम अभिकथन देखते हैं। ए, अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है। क्या कहे? ए, अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है। अगला ऑप्शन आर क्या है? आर क्या है? क्योंकि आर क्या है? क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए हमारा है, ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। यानी अब कथन व्याख्या देखते हैं। अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानता। उपर्युक्त कथनों के आलोक में ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं, काव्यशास्त्र से संबंधित हमारा क्वेश्चन है। तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुण अलंकृता पुनः काव्य उक्त किस आचार की है? भामाह की, धनंजय की, मम्मट की, भोजराज की? इज द राइट आंसर सी, मम्मट। व्याख्या देखते हैं। तद्दोषौ, सी यानी आंसर सी है। ऑप्शन आंसर देखते हैं। तद्दोषौ शब्दार्थो सगुण अलंकृता पुनः काव्य उक्त आचार मम्मट की है। दिए गए अन्य विकल्पों के आचार्यों की युक्ति देखिए। भामाह शब्दार्थो सहितो काव्यम, भोजराज वक्रोक्ति रसोक्ति स्वभावोक्ति वाङ्मयः सर्वासु गृह्णीं तासु रसोक्ति प्रत्यजानते, यानी भोजराज की व्याख्या है शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। प्रथम क्या पूछा है? प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। अमृतसर आ गया, परिंदे, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, उसने कहा था। द राइट ऑप्शन डी, अमृतसर आ गया, ये भारत पाक विभाजन पर आधारित है। भीष्म साहनी की है। परिंदे निर्मल वर्मा की है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन ये भी जो है अंग्रेजों के अत्याचार से संबंधित मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। एक कहानियों का संग्रह है जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त करके इसे जलवा दिया था। तो उसने कहा था। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी 1915 ईस्वी में लिखी गई थी, यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो आइए हम इसका व्याख्या देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी हैं। यह कहानी फ्लैशबैक यानी पूर्व द्वितीय शैली पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं लाहना सिंह हैं, बोधा सिंह हैं, सूबेदार हजारा सिंह हैं आदि। गुलेरी जी द्वारा रचित अन्य कहानी है सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी में, जबकि परिंदे निर्मल वर्मा की, दुनिया का सबसे अनमोल रतन मुंशी प्रेमचंद का, तथा अमृतसर आ गया भीम साहनी की कहानी है जो भारत पाक विभाजन पर आधारित है, जैसा कि हमने व्याख्या में बता दिया था। आइए आगे चलते हैं। सॉरी, क्योंकि आज हमारे बगल में कार्य हो रहा है, थोड़ी बहुत आवाज़ें आपको बगल से सुनाई दे सकती हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं, क्योंकि हमारी तैयारी में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए अंधेर नगरी का बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं। क्या है? जात ले जात टके शेर जात, एक टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते। अंधेर नगरी में जात बेचने वाला ब्राह्मण इस संवाद का व्यंग्यार्थ है। मतलब जात जो होता है, पहले हमारे घरों में जो गेहूं पीसा जाता था वो जात पे पीसा जाता है, जो दालें दरी जाती थी वो भी जात पे दरी जाती थी। तो हम समझ रहे हैं कि हम लोग ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं और जात को अच्छे से समझते हैं। तो
आइए आंसर देखते हैं। ए, यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। बी ऑप्शन, यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट हो जाता है। सी ऑप्शन, यहाँ समानार्थी मूल अक्षुण्ण रहते हैं। डी ऑप्शन, राजतंत्र में मूल व्यवस्थाएं अपरिवर्तनीय होती हैं। ये तीनों गलत हैं। हमारा ऑप्शन ए, यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए हम व्याख्या देखते हैं इसकी। क्या देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? जात ले जात, क्या है? जात ले जात टके शेर जात, एक टका दो, हम अभी अपना जात बेचते हैं। टके के वास्ते अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ यह है कि यहाँ नगर साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। अंधेर नगरी नाटक के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। यह एक प्रहसन नाटक है। तो आइए हम आगे देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? यानी कह रहे हैं कि हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वह 4 भागों में विभक्त है। तो आइए पहला ऑप्शन देखते हैं, नीर का निर्माण। फिर दूसरा ऑप्शन, बसेरे से दूर। तीसरा ऑप्शन, 10 द्वार से सोपान तक। चौथा ऑप्शन, क्या भूलूं क्या याद करूं। इज द राइट आंसर डी, क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का वर्णन किया है। इसका क्या भूलूं या क्या याद करूं, इसका 1969 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी में है। बसेरे से दूर 1978 ईस्वी में है। 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में है। तो ये जो है 4 भागों में रचित है इनकी आत्मकथा। आइए हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? शरद चंद्र, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करनी है। तो पहले सूची में देखते हैं, शरद चंद्र हैं, शिवरानी देवी हैं, राम वृक्षवेणीपुरी हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं। तो अगले में क्या है? अगले में क्या है? सूची 2 में गेहूं और गुलाब है। नीड़ का निर्माण फिर प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, इसकी मिलान करना है। क्योंकि शरद चंद्र का ऑप्शन डी होगा, आवारा मसीहा, यानी इसका डी होगा। शरद चंद्र आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी है, शरद चंद्र की जीवनी है। शिवरानी देवी तीसरा होंगे, प्रेमचंद घर में, यानी इनकी पत्नी है शिवरानी देवी, प्रेमचंद घर में जीवनी लिखी थी। राम वृक्ष बेनीपुरी गेहूं और गुलाब है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, नीर का निर्माण फिर। तो इज द राइट आंसर डी। आगे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छंद वृत्त वालों की संवेदना। स्वच्छंद वृत्त वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, यानी स्वच्छंद वृत्त वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंद कर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम ही संवेदना थी। ए प्रेम के पीर के पक्षी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। यह कथन किसका है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी चंद्रबली पांडे, डी शिव कुमार मिश्र। तो यह कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इज राइट आंसर बी। क्या है? व्याख्या देखते हैं, स्वच्छंद वृत्त वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इस स्वच्छंद कर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पक्षी थे। यह कथन आलोचक यह कथन आलोचक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रचित प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां देखते हैं। हिंदी वांग्मय विमर्श है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। आलोचनात्मक कृतियां क्या हैं? वांग्मय विमर्श है। हिंदी का सामायिक साहित्य, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंदी का सामायिक साहित्य, बिहारी की वाग् विभूति, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नीलकंठ उजाले बोल, काव्यांग कौमुदी, गोसाई तुलसीदास, ये बार बार हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हिंदी का सामायिक इतिहास किसकी कृति है? बिहारी की वाग् विभूतियां।
आइए आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन देखते हैं। आंखों देखा पाकिस्तान, चीरों पर चांदनी, नए चीन में 10 दिन, पैरों में पंख बांधकर, यानी प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछ रहा है। तो इज राइट ऑप्शन ए ए ऑप्शन है सी डी ए बी, बी ऑप्शन है बी सी डी ए, सी ऑप्शन है बी डी सी ए, डी ऑप्शन है ए बी सी डी। तो हमारा ऑप्शन सी द राइट आंसर है। यानी क्या है, व्याख्या देखते हैं। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी का है 1952 ईस्वी में। चीड़ों पर चांदनी 1964 में निर्मल वर्मा का है। नए चीन में 10 दिन 1966 में गिरधर राठी का है। आंखों देखा पाकिस्तान 2006 में कमलेश्वर का है। आइए आगे चलते हैं। आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है। ऑप्शन ए समाज के प्रति विद्वेष, बी बालक में असुरक्षा की भावना, सी ऑप्शन मातृ प्रेम की लालसा, डी ऑप्शन आत्महत्या का विचार। तो इसमें देखते हैं हमारा आंसर कौन सा सही होगा। इज द राइट आंसर ए, यानी बी और सी। बालक में असुरक्षा की भावना है और मातृ प्रेम की लालसा है। तो आगे चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। क्या द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी मध्वाचार्य, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी रामानंद। तो इज द राइट आंसर बी। इज द राइट आंसर बी है। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। निम्नलिखित संप्रदाय उनके प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य, मतलब श्री संप्रदाय, प्रवर्तक रामानुजाचार्य, दर्शन विशिष्टाद्वैत। दूसरा रुद्र संप्रदाय, प्रवर्तक वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद। श्री रामाव संप्रदाय, रामानंद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सूची एक को सूची दो से फिर मिलान करना है। पहले सूची में है विदुर है, गांधारी है, अश्वत्थामा है, संजय है। तो इसमें दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा है। पहले में पत्थर की खानों से मणियां निकलती हैं, बाधा मत डालो। दूसरा है मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का। तीसरा है अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है। डी ऑप्शन, मतलब हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। तो आइए हम मिलान करते हैं। ये द राइट आंसर बी है, पहले का चौथा है, यानी विदुर हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। बी ऑप्शन गांधारी का जो है पहला है पत्थर की, मतलब इसका चौथा हो गया। गांधारी का पहला हो गया। गांधारी पत्थर की खानों से मणियां निकलती हैं, बाधा मत टालो, अश्वत्थामा का है। दूसरा है मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप का हत्या का, संजय है। ऑप्शन सी अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा होना ही है। इज द राइट ऑप्शन बी। आगे चलते हैं।